चंदनपुर नाम के इस गांव में एक गरीब मोची मदन अपने 9 साल के बेटे राहुल के साथ रहता था। मदन के पास कुछ भी नहीं था। इन दोनों को एक दिन का खाना भी नसीब नहीं होता था। किसी किसी दिन तो पैसे न होने के कारण यह दोनों भूखे रह जाते थे। एक दिन फिर, अरे राहुल बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तू यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करना। जी पिताजी, मैं घर पर ही बैठकर पढ़ाई करूँगा। फिर मदन अपनी दुकान पर आकर बैठ जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मदन की दुकान पर कोई नहीं आता। इसी तरह चलता रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। मैं घर जाकर अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? इतना कहकर मदन अपने घर आ जाता है। फिर बच्चा कहता है, पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं सहन नहीं कर सकता। पिताजी मुझे कुछ खाने को चाहिए। बेटा तू कुछ समय रुक, मैं कुछ करता हूँ। मदन को अपने पेट की चिंता नहीं थी, लेकिन वह अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता था। रात हो जाती है। फिर वह पड़ोस के घर में जाता है और कहता है, भाई साहब, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे बच्चे नहीं संभाल पाते तो पैदा क्यों करते हो? चलो जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। फिर मदन दुखी मन, उदास चेहरा लेकर वह कहीं और दूसरे घर में जाता है। मदन एक औरत के घर आता है। औरत सो रही होती है। फिर मदन कहता है, अरे कोई है क्या? कोई मेरी मदद करो। मदन की बात सुनकर यह औरत जाग जाती है और कहती है, भाई साहब, क्या बात है? इस वक्त इतनी रात को आपको हमारी मदद की आवश्यकता क्यों है? अरे बहन जी, वो मेरा बेटा बहुत भूखा है, कुछ खाने को मिलेगा? जी हाँ, आप 5 मिनट रुकिए, मैं खाना पैक करके लाती हूँ। कहती है। फिर यह औरत खाना टिफिन में पैक करके मदन को दे देती है और कहती है, भाई साहब, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मदन औरत के घर से निकल आता है और रास्ते सोचते हुए कहता है, चलो ये बढ़िया रहा, मेरे बच्चे के लिए भोजन का इंतजाम हो गया। मदन अपने घर आ जाता है। फिर वह भोजन लगा देता है। फिर दोनों भोजन खाने लगते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो मदन कहता है, बेटा मैं काम पर जा रहा हूँ। पिताजी मैं भी आपके साथ काम पर चलूँगा। ठीक है बेटा, चलो पर। फिर दोनों दुकान पर बैठ जाते हैं। फिर राहुल कहता है, पिताजी आज तो कोई आ जाएगा ना? बेटा हम गरीब के पास कोई क्यों आएगा राहुल? कुछ समय बाद शाम हो जाती है। मदन की दुकान पर कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी वह खुश था, क्योंकि रोज रोज भोजन का इंतजाम तो हो ही गया। फिर वह दोनों घर वापस आ जाते हैं। फिर मदन अपने बेटे से कहता है, बेटा मैं खाना लेने जा रहा हूँ, मुझे कुछ समय लग जाएगा, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। मदन फिर से उस औरत के घर आ जाता है और खाना मांगने लगता है। फिर औरत भी खाना पैक कर कर मदन को दे देती है। फिर मदन अपने घर आता है और दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। इस तरह मदन मुफ्त की रोटी खाता और सो जाता, फिर खाता, फिर सो जाता। इस तरह कुछ दिन बीतते गए और मदन का आलस बढ़ता गया। अरे बेटा, अब काम करने का मन नहीं करता, मुझे नींद लेना बहुत अच्छा लगने लगा है। मगर पिताजी ऐसा कब तक चलेगा? यूं दूसरों के घर से खाना मांगते मांगते हम कब तक खाएंगे? बेटा जब तक जीवन है तब तक मांगते रहो और खाते रहो। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। खुद की आदत तो खराब कर चुका था, फिर भी मदन अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे रहा था। कुछ समय बाद एक सेठ आता है और कहता है, क्यों रे मदन, तूने मेरे से उधार के पैसे लिए हुए 2 महीने हो गए, चल बता कब देगा? वो सेठ जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, पिछले कुछ दिनों से मेरा काम भी सही से नहीं चल रहा, परंतु मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। मदन ने 2 महीने पहले घर का खर्च चलाने के लिए सेठ से कुछ पैसे उधार ले लिए थे। सेठ जी को सब पता था कि मदन पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहा, दुकान बंद करके घर पे बैठा है। ये सब जानते हुए भी फिर सेठ जी कहते हैं, दुकान को रोज खोलेगा तभी तो चलेगी, और तू घर पर आराम फरमाएगा तो काम कैसे चलेगा मदन? सेठ जी, मैं जल्द ही कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। मदन, तुम्हारे पूर्वज यह काम करते आए हैं, तुम्हें और कोई काम नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे पूर्वजों ने काम किया है वही काम तुम्हें करना है। सेठ जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप मुझे ज्ञान मत दो तो ही बेहतर होगा। मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूं और तू मुझे तेवर दिखा रहा है। मदन, तू कान खोल के सुन ले, मुझे अगले महीने अपने पैसे चाहिए। इतना कहकर सेठ जी चले जाते हैं।
कुछ समय बाद फिर मदन कहता है। बेटा मैं खाना लेने जा रहा हूँ। मदन को तो जैसे कोई चिंता थी ही नहीं। आलस और मक्कारी ने मदन के काम को खत्म कर दिया था। फिर मदन खाना लाने चला जाता है। फिर अकेले अकेले बच्चा सोचता है और कहता है। पिताजी को तो कोई चिंता है ही नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर मदन खाना लेकर आ जाता है और दोनों खाना खा लेते हैं। फिर राहुल कहता है। पिताजी मैंने तय कर लिया है। बताना क्या तय कर लिया है? पिताजी मैं तुम्हारी दुकान पर काम करूंगा। मदन हंसता है और कहता है। पागल हो गया है, तू इतनी तेज धूप में कैसे काम करेगा? वो आप मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। चलो अभी सो जाते हैं। मदन के मक्कारीपन की तो हद ही हो गई। अब छोटे बच्चे को दुकान पर भेजने के लिए तैयार हो गया और खुद घर पर आराम करना चाहता था। फिर यह दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो राहुल कहता है। पिताजी मैं दुकान पे जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, समय से घर आ जाना। मदन को इतनी भी शर्म नहीं बची थी कि एक छोटे बच्चे को काम करने के लिए दुकान पर भेज रहा है। फिर राहुल घर से निकल आता है और दुकान पर आ जाता है। दुकान पर बैठ जाता है। फिर एक आदमी आता है और कहता है। अरे बेटे, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कई दिनों से वो दुकान पर दिखाई नहीं दे रहे और तुम दुकान पर क्यों बैठे हो? तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो, जाओ पढ़ाई लिखाई करो। राहुल ने सोच समझकर और बड़ी समझदारी से जवाब दिया। वो क्या है ना अंकल जी, मेरे पिताजी कई दिनों से बीमार हैं। राहुल ने अपने पिताजी की लाज रखते हुए उसने झूठ बोला। फिर यह आदमी चला जाता है और एक सेठ साहूकार दुकान पर आता है और कहता है। ए बच्चे, क्या तुम ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हो? सेठ जी मैंने अपने पिताजी से बहुत अच्छा काम सीख लिया था। राहुल ने पहले ही अपने पिताजी से काम सीख लिया था। फिर वह साहूकार का काम करने लगता है और जूते गांठने लगता है। कुछ समय बाद साहूकार का जूता एकदम ठीक हो जाता है। फिर वह कहता है। अरे वाह बेटे, तुमने तो मेरे जूते को नया बना दिया। बताओ कितना पैसा हुआ ये? सेठ जी मेरे 50 रुपए हुए। ये लो बेटा, इसे आशीर्वाद समझकर रख लो बेटे। फिर राहुल बहुत ईमानदार था, इसलिए उसने कहा। नहीं नहीं सेठ जी, मेरे सिर्फ 50 रुपए ही हुए। कृपया आप मुझे 50 रुपए ही दीजिए। मैंने पहले बोल तो दिया, तुझे आशीर्वाद समझकर रख ले। इतना कहकर सेठ साहूकार यहाँ से चला जाता है। फिर राहुल दुकान से घर आता है। फिर घर पर मदन सो रहा होता है। फिर राहुल कहता है। पिताजी, ओ पिताजी देखो मैं आ गया और मैं कुछ लाया हूँ। राहुल ने सेठ साहूकार के बारे में सब बात बता देता है। मदन को गलती का एहसास कब होता है वो आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। सभी लोग भर भर के लाइक कमेंट करो ताकि अगला पार्ट आ सके। दोस्तों इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिर्जापुर नामक एक गांव था। यहाँ इस साल गर्मी तो बहुत पड़ रही थी और हर किसान को डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए, नहीं तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक घर में पप्पू नाम का ये आदमी अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। पप्पू बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार था। पप्पू के पिताजी की भी उम्र हो गई थी, इसलिए पप्पू के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ आ गया। बेटा ये लो खाना, समय से खा लेना। जी माँ जी। पप्पू सुन बेटा, वो धर्मवीर की दुकान से 100 रुपए उधार हैं। जब तू शाम को आए तब दुकानदार के पैसे दे आना। मगर पिताजी आज तो मैं खेत पर ही रहूंगा। मैं एक काम करूंगा, दिन में आऊंगा और दुकानदार के पैसे दे दूंगा। ठीक है शकुंतला, सुनती हो? देखो हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है, अब हमें इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। नहीं नहीं, अभी तो ये बहुत छोटा है, मैं इसकी शादी अभी नहीं करवाऊंगी। आप दोनों की गपशप खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं, मुझे देर हो रहा है। जी बेटा, ध्यान से जाना और समय से खाना खा लेना। इतना कहकर पप्पू घर से निकल आता है। वह रास्ते में चलते चलते सोचता है और कहता है। मुझे जल्द से जल्द फसल की कटाई शुरू कर देनी चाहिए। मौसम का कुछ पता नहीं है, कब से कब क्या हो जाए। में पप्पू खेत पर पहुंच जाता है और फसल काटने लगता है। कुछ समय बाद पप्पू का दोस्त कल्लू आता है और कहता है। अरे पप्पू,
इतनी भी क्या जल्दी है जो तुमने फसल काटने की तैयारी अभी से शुरू कर दी? कल्लू मेरे भाई, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। मेरी बात मान और तू फसल काटना शुरू कर दे। मैं पागल थोड़ी ना हूँ। तेरी तरह पप्पू, तू पागल हो गया है। इतनी तेज धूप में खेत पर काम कर रहा है। जैसी तेरी मर्जी वैसा कर और मेरे यहाँ से चला जा। मुझे काम करने दे। फिर कल्लू यहाँ से चला जाता है और वह अपने घर पहुँचता है। तो उसकी पत्नी कहती है, अजी सुनते हो सारा दिन ऐसे ही घूमते रहोगे कि बेटी का स्कूल में दाखिला ही करवा दो। वो कहते हैं ना, लंगूर के हाथ में अंगूर। ठीक उसी प्रकार कल्लू की जिंदगी थी। उसे पत्नी तो सुशील और सुंदर मिली, लेकिन उसने कभी कद्र नहीं की। अरे हाँ हाँ, हो जाएगा बाद में। और वैसे भी लड़की अपायच लिखकर करेंगी। क्या करना तो उन्हें चूल्हा छौंका ही है। अगर बच्ची का स्कूल में दाखिला नहीं हुआ तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पप्पू को खेत काटते काटते बहुत समय हो जाता है। शाम होने को आई है। फिर उसे अचानक से याद आता है और कहता है, उत्तेरी में तो भूल ही गया। धर्मवीर भाई साहब, दुकानदार के उधार के पैसे देना है। फिर पप्पू धर्मवीर की दुकान पर आ जाता है और कहता है, अरे भैया, वो पहले के उधार के पैसे ले लो भाई साहब। हाँ हाँ, वो पैसे वो तो बाद में भी आ जाते, लेकिन मैं कल सोच तो रहा था पप्पू से मिलकर आऊंगा, उससे कुछ बात करनी है। भाई साहब, ऐसी क्या बात है जो तुम यह बताने मेरे घर आने वाले थे? पप्पू बेटा, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे घर के बगल में जो प्लॉट खाली है ना, उसे तुम ही ले लो, क्योंकि बाहर का दबंग आदमी उस प्लॉट को लेने वाला है। उससे पहले तुम ले लो, नहीं तो उसने प्लॉट ले लिया तो वहां तुम्हारा रहना मुश्किल हो सकता है। भाई साहब, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही दिनों में हमारे खेत की फसल कट जाएगी और फसल का अच्छा दाम लगते ही फसल को बेचकर उस प्लॉट को ले लूंगा। ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। धर्मवीर ने पप्पू को जो जानकारी दी है, इस नज़र में पप्पू की नज़र में धर्मवीर किसी भगवान से कम नहीं था। इतना कहकर पप्पू यहाँ से चलने लगता है। फिर वह रास्ते में सोचता है और कहता है, मुझे खेत पर भी जाना है और यह बात भी बहुत गंभीर है। घर तो सबको बताना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, घर चला जाता हूँ। घर में सब बात बताकर फिर से मैं खेत पर जाऊंगा। पप्पू ज्यादा समय न गवाते हुए वह अपने घर आ जाता है। फिर वह घर वालों को सभी हाल बताता है और फिर पप्पू के पापा कहते हैं, बेटा, जो करना है जल्दी करना। हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। अब मुझे भी छोटा मोटा काम करना चाहिए ताकि पैसे इकट्ठा करने में मदद हो सके। अरे पिताजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है। वो सब आप मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा। फिर पप्पू घर से निकल आता है और उसे चलते चलते रात हो जाती है। कुछ समय में पप्पू अपने खेत पर पहुंच जाता है और कहता है, आज रात मुझे खेत पर ही रुकना चाहिए। चलो, अब बहुत नींद आ रही है, सो जाता हूँ। पप्पू रात को खेत में इसलिए रुक रहा था क्योंकि उसकी कटी हुई फसल कोई चोरी ना कर ले। कुछ समय बाद पप्पू गहरी नींद में सो जाता है। फिर पप्पू का दोस्त कल्लू चोरी चुपके आता है और कहता है, अरे मेरे होते हुए पप्पू इतना कामयाब कैसे हो सकता है? उसको बर्बाद ना कर दूं तो मेरा नाम भी कल्लू नहीं। कल्लू के मन में एक जलन आ गई थी कि पप्पू समय से अपना कारोबार संभालता है। फिर कल्लू के दिमाग में खतरनाक आइडिया आता है और कहता है, हाँ 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 हाँ, अब आएगा मजा। जब फसल ही नहीं बचेगी तो पप्पू क्या करेगा? अब मैं इसकी सारी फसल को आग लगाकर नष्ट कर दूंगा। कल्लू ने तय कर लिया था कि पप्पू को बर्बाद करना ही है। फिर एक डंडे में आग लगाकर फसल में आग लगाने ही वाला था। इतनी देर में तेज आंधी तूफान आता है और आग बुझ जाती है और डंडा कल्लू के हाथ से छूट जाता है, नीचे गिर जाता है। फिर आवाज से पप्पू जाग जाता है और कल्लू को देख लेता है और कहता है, अरे कल्लू, इतनी रात में तू यहाँ पर कैसे? क्या हुआ? पप्पू की बात सुनकर कल्लू घबरा जाता है और कहता है, पप्पू भाई, वो मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, इसलिए मैं पहले तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम वहाँ नहीं, इसलिए मैं खेत पर आ गया। कल्लू झूठ बोलकर बच जाता है और यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो पप्पू कहता है, माँ, ओ माँ, जल्दी से खाना पैक करके दे दो। खेत पर आज ही का काम बचा है,
फिर तो फ्री हो जाएंगे। हर रोज की तरह पप्पू की माँ खाना पैक करके दे देती हैं। फिर वह घर से निकल आता है और खेत पर पहुंच जाता है। कुछ फसल ही बची हुई थी। पप्पू उसे काट लेता है और कहता है, चलो ये बढ़िया रहा, सारी फसल कट गई। अब मैं सारी फसल बेचकर उस समस्या का समाधान करना है। कुछ ही समय में मशीन और ट्रैक्टर भी खेत पर आ जाता है और कुछ समय बाद ट्रैक्टर में सारी फसल भर जाती है। सारी फसल बेचकर पप्पू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। फिर पप्पू उन पैसों को लेकर घर आता है और पिताजी को पैसे दे देता है। फिर पिताजी कहते हैं, मैं ऐसा बेटा पाकर धन्य हो गया। अब हम बगल वाला प्लॉट भी खरीद लेंगे। रात हो जाती है। अचानक बादल में हलचल होती है और तेज आंधी, तेज तूफान आता है और बिजली करकराती है और तेज बारिश होने लगती है। फिर कल्लू अपने घर से निकलता है और मौसम का हाल देखता है। इतनी देर में बिजली तेज करकराती है और कल्लू के घर ऊपर गिर जाती है और कल्लू पूरी तरह से घायल हो जाता है। कल्लू की पत्नी मायके चली गई थी, इसलिए वह बच जाती है, लेकिन कल्लू घायल हो जाता है। पप्पू जल्दी से आता है और कल्लू को हॉस्पिटल भेजता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। पप्पू के जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे कल्लू के इलाज में लग जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।